हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर हब एडू में। दिस इज अविनाश चंद्रा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके, जीएस और जीए। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने इतिहास के बारे में चर्चा कर रखी थी और इतिहास के अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री मैंने शुरुआत किया था। और इंडियन हिस्ट्री में पहला टॉपिक जो हम लोगों का था वो था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो वो सोर्सेज के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो दो भागों में बटा हुआ था, पुरातात्विक स्रोत एंड सेकेंड इज साहित्यिक स्रोत, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेचर, दो भागों में बटा हुआ था। और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ अलग अलग पार्ट्स में बांट रखा था, जैसे अन्वेषण था, उत्खनन था, इसके अलावा सिक्के थे, अभिलेख थे, कला सामग्रियाँ थी, है ना। तो वो जो मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया था, पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था, वो सारे वीडियो को आप लोग देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। तो दोस्तों, पिछले क्लास तक में मुझे जहां तक याद है अभिलेख के चर्चा की थी हम लोगों ने। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो स्रोत के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम होगा क्वाइन, सिक्के। मैं थोड़ा सा पिछले क्लास का रिपीट कर देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। हम लोगों का टॉपिक जो था वो था पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ अलग अलग बांटकर अध्ययन किया था, जिसमें मैंने चर्चा कर रखा था अन्वेषण और उत्खनन के बारे में मैंने चर्चा कर रखा था, है ना। अन्वेषण और उत्खनन का मतलब खुदाई। और मैंने बताया था कि दो भाग में होता है, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। एक क्षैतिज के रूप में होगा और एक ऊर्ध्वाधर के रूप में होगा। क्षैतिज का मतलब ये पैरेलल होगा, ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह से होगा। सपोज करो मैं बताता हूं, क्योंकि इतिहास चूंकि आप लोग जान रहे हो, हमारे मानव से जुड़े हुए जितने भी क्रियाकलाप है उन सारे का अध्ययन हम लोगों को करना होता है, वही इतिहास होता है। और इसके बारे में और भी मैं चर्चा कर रखा हूं। सपोज करो कोई व्यक्ति है जो जमीन के अंदर काफी साल पुराना उसका डेड बॉडी है, ठीक है, और उसकी खुदाई होती है और खुदाई के दौरान वो डेड बॉडी मिलती है। अगर इस तरह का खुदाई होता है तो वो क्या होगा कि किसी भी टूल्स के द्वारा खुदाई होते होते सपोज करो मेरा हाथ हट गया तो मेरा एक हाथ निकला, मतलब अविनाश चंद्र का कितना हाथ है दोस्तों, तो एक ही हाथ है, एक हाथ तो कट गया ना। इस तरह से बहुत सारे खुदाई के दौरान बहुत सारे चीज कटे हुए मिलेंगे, अलग मिलेंगे। इससे पता चलता है कि इतिहास में कुछ ना कुछ खामियां रह गई है जो हमें सटीकता की ओर नहीं लेकर जाती है। अब मैं ऊर्ध्वाधर के बाद क्षैतिज में बात करूंगा, तो जाहिर सी बात है कि जब ऊर्ध्वाधर हो रहा है और उसके साथ क्षैतिज, मतलब ये अगर कुछ पता चला कि यहां पर कुछ पार्ट्स है तो उस पार्ट्स को क्या किया गया, धीरे धीरे पॉलिश करके उंगली से लेकर हर एक चीज का पार्ट्स को क्षैतिज करके धीरे धीरे करके सबको हटा दिया गया। और ये पूरा कंकाल, पूरा खोपड़ी, हर एक चीज जो मेरा पूरा हड्डी, सारा का सारा हड्डी एक साथ निकल कर आता है। और वो जो हड्डी निकल कर आया, उस हड्डी से पता चलता है कि अविनाश चंद्र के दो हाथ थे, दो पैर थे। मतलब कि सटीकता की ओर जो ले जाता है वो है क्षैतिज उत्खनन, जो मैंने पिछले क्लास में बता रखा है कि क्षैतिज उत्खनन हमारे देश में बहुत कम हुए हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे चीज फैक्ट हैं जो आपको लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बारे में मैंने चर्चा कर रखी थी। इसके अलावा मैं अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, अभिलेख, जिसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं ना। तो ये अभिलेखों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रखी थी। और तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो था सिक्के, जो हम लोगों का आज का विषय है। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूं आप लोगों को लेकर सिक्के की तरफ, और सिक्के से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो लगभग इस वीडियो को देखकर आप कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं चलता हूं अगला सिक्के की तरफ। सिक्का, बता दूं आपको कि सिक्का जो है प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सिक्कों ने प्राचीन भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास को लिखने में बड़ी मदद की है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सिक्कों का मिलना कम हो जाता है। सिक्कों के आधार पर जो है तत्कालीन समाज की आर्थिक स्थिति, राज्य विस्तार, वंशावली, सैनिक रणनीति, विदेश नीति इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगर आपको फैक्ट्स के रूप में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं, स्टडी ऑफ क्वाइन, है ना। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है, ठीक है, न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है, जिसे मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं, मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। पुराने सिक्के जो होते थे वो तांबे के, चांदी के, सोने के, शीशे के आदि धातु के बने होते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्कों का जो था, भारत का जो प्राचीनतम सिक्के थे वो आहत सिक्के थे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पंच मार्क कॉइन। पंच मार्क कॉइन, है ना, आहत सिक्के होते थे जो लगभग ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के होते थे।
आप ठप्पा मार कर बनाए जाने के कारण, जो उस समय में आहत के सिक्के होते थे ना, उसको ठप्पा मारता था, है ना, ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इसे आहत मुद्रा की संज्ञा दी गई या आहत मुद्रा कहा गया। आहत मुद्राओं को सबसे प्राचीन आप बोल सकते हो जो विधियां थी, ढेर बोल सकते हो, होड़ बोल सकते हो, होड्स, ढेर, निधियां बोल सकते हो, ढेर बोल सकते हो। ये आपका पूर्वी यूपी और मगध में मिली है, पूर्वी यूपी और मगध में ढेर या निधियां या होड्स मिले हैं। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। आहत सिक्के पे जो बने निशान होते थे वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते थे। आहत सिक्के के जो निशान बने होते थे विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते थे। जब जैसे मान लो कि ये है, इस तरह का बना होता था। सपोज करो ये है, इस तरह का बना होता था, है ना। फिर आप ले लो इस तरह से, इस तरह के बने होते थे। ठीक, आप लोग ले लो ये इस तरह से, इस तरह के बने होते थे, है ना। अगर आप लोग ले लो इस तरह से, इस तरह के बने होते थे। अगर आप लोग ले लो इस तरह से, इस तरह के बने होते थे, है ना। तो विभिन्न प्रकार की जो सिक्के होते थे, आहत सिक्के, उस पे इस तरह की कलाकृतियां की जाती थी। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृति बनी होती थी। आहत सिक्के अधिकांशतः जो बनते थे वो चांदी के बने होते थे। आहत सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक तथा दूर दक्षिण में भी मिले हैं। उन पर कोई शब्द अथवा लेख अंकित नहीं है। साहित्य में इन सिक्कों को कासरपन कहा गया है। साहित्य में इन सिक्कों को क्या कहा गया दोस्तों? कासरपन कहा गया। भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को जाता है। यहां से आपका फैक्चुअल क्वेश्चन बनना प्रारंभ हो जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेस्मेटिक। आहत सिक्के बने होते थे, पहले पंचमार्क ठप्पा मार कर बनाया जाता था, इसलिए आहत सिक्के, इसमें बहुत सारी कलाकृतियां होती थी और प्राचीन काल के सिक्के को कासरपन के रूप में जाना जाता था। यह चीज मैंने आपको बताया। अब मैं आगे पॉइंट की ओर चलता हूं। भारत में अगर पूछा जाए कि पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है, तो इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, या आप बोल सकते हो यवन, या आप बोल सकते हो हिंद यवन। ठीक है, तो भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को जाता है। इन सिक्कों के द्वारा ही हमें उन 40 से अधिक भारतीय यूनानी शासकों का पता चलता है जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम, जो भारत का उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो, ये वाला क्षेत्र, भारत के उत्तर पश्चिम के एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। मतलब कि जो आपका लिखित रूप में सिक्कों पर लिखित ब्यौरा जो मिलता है वो इंडो ग्रीक या हिंद यवन या यवन शासकों के द्वारा बनाए गए सिक्कों पर प्रचलित होता है, जो उत्तर पश्चिम के 40 से अधिक कई शासकों के बारे में चर्चा हमें मिलती है। फिर आप देखोगे कुषाण शासकों ने रोम शासकों के, कुषाण जो शासक था, कुषाण शासकों ने रोम शासकों के जैसा, मतलब उसका नकल करके, बोलते हैं ना एक उसको देख कर बनाना, तो नकल करके शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाए जो लगभग 124 ग्रेन के होते थे। मतलब जो कुषाणों ने सिक्के चलाए थे, मतलब जो कुषाणों के द्वारा सिक्के चलाए गए थे, ये शुद्ध सोने के सिक्के होते थे, शुद्ध सोने के सिक्के होते थे। ठीक है, और इसे जो लगभग होता था, ये कितना होता था? 125 ग्रेन का ये होता था। आपको पता होना चाहिए कि कुषाण शासक थे एक भीमकटपिशच। जब आप पढ़ोगे कि जो आगमन होता है आक्रमणकारियों का, उस आक्रमणकारियों में जैसे मैंने बताया था, आर्यों का आगमन हुआ था, ईरानियों का आगमन हुआ था, यूनानियों का आगमन हुआ था, शक आए थे, पहलव आए थे, पार्थियन कुषाण आए थे, हुनों का आक्रमण हुआ था, फिर मेडवलिस्टी की शुरुआत हुई। तो ये सारे जो आक्रमणकारी आक्रमण करने के लिए भारत में प्रवेश किए थे, उसमें से एक आक्रमणकारी था कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिशस थे, उसका भीमकटपिशच था। प्रसिद्ध शासकों में से कनिष्क का नाम आता है। ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगीति में पार्टिसिपेट किए थे। मैं इसके बारे में और डिटेल्स करूंगा, हिस्ट्री तो अभी चल रहा है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो फिलहाल मैं सिक्कों पर केंद्रित करता हूं अपना तथ्य को। तो कुषाण शासक जो थे, एक जिसका नाम था कुजुल कटफिशस, के बाद जो बने थे भीमकटपिशच, मैं उसका नाम लिखना चाहूंगा भीमकटपिशच।
अच्छे से नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूं, है ना। तो जो कुषाण के शासक थे भीमकटपिशस, इसके सिक्कों पर बैल के पार्श्व में खड़े शिव की आकृति का अंकन है। किसकी आकृति का? शिव की। बैल पर खड़े शिव की आकृति का अंकन है। कुषाणों के सिक्कों पर बहुत से फारसी और यूनानी देवी देवताओं के अलावे अनेक भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां दर्शाई गई है। बहुत सारी देवी देवताओं का आकृति भी दर्शाया गया कुषाण के सिक्कों पर। इसके बाद आते हैं हम लोग समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। तो समुद्रगुप्त के सिक्के जो थे, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कौन सा शासक था जो बीना बजाना करते हुए दिखाया गया है, तो एक शासक का मैं नाम ना ले रहा हूं, समुद्रगुप्त। जो गुप्त वंश का शासक था एक समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्र क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को रौंद कर रखा था, विजित किया था सफल, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा था। मैं पहले भी बताया हूं और बार बार बताऊंगा, याद रखना। तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए, वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इससे उसका संगीत प्रेम प्रकट होता है। जैसे सपोज करो कृष्ण भगवान क्या बजा रहे हैं भाई, तो बांसुरी बजा रहे हैं, तो कृष्ण भगवान का दिखता है कि बांसुरी प्रेमी था, है ना। मान लो कोई हीरो है, ऋतिक रोशन है, अगर गिटार लेकर है, मतलब गिटार शौकीन है, ठीक है। मैं हूं बुक से हूं, मार्कर से हूं, पढ़ने का शौकीन, पढ़ने का शौकीन हूं। तो उसी तरह समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है, जिससे पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त वही जो आप देख पा रहे हो, मैंने कुमारगुप्त के बारे में पहले भी बताया, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में, जिसको बख्तियार खिलजी ने विध्वंस कर दिया था, तोड़ दिया था, है ना। बख्तियार खिलजी ने और भी विश्वविद्यालय को तोड़ा था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ा था, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था, है ना। और इसके अलावा उदंतपुरी विश्वविद्यालय को तोड़ा था। आप लोग जान ही रहे हो, मैं फिर से बताऊंगा। तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त की जो मुद्रा थी, जो सिक्के थे, उसमें अश्वमेघ की सूचना मिलती है। अश्वमेघ यज्ञ, अब मैं बता दे रहा हूं। अब अश्वमेघ यज्ञ की मतलब घोड़ा, अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है समझ लेना दोस्तों। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है? अश्वमेघ यज्ञ है कि जैसे मान लो सपोज करो कोई राजा है, मान लो मैं राजा हूं अविनाश चंद्र, ठीक है। मैं यहां से प्लान करता हूं, सपोज करो मैंने यहां प्लान किया, सपोज करो मैं यहां से पटना से प्लान किया, ठीक है। पटना से प्लान करते हुए मैं धनबाद गया, धनबाद से प्लान करते हुए मैं दिल्ली गया, और दिल्ली से प्लान करते हुए मैं पटना पुनः आ गया। और जब मैं इस स्थिति को प्राप्त किया और यहां तक, पटना का राजा कौन? तो AC। AC मतलब अल्टरनेट करंट नहीं, AC मतलब अविनाश चंद्र। तो पटना का राजा कौन? तो AC, अविनाश चंद्र। अविनाश चंद्र ने पटना से यहां से चलना शुरू किया और यहां पर धनबाद भी गया और दिल्ली भी गया और वापस पटना तक पहुंच गया। और यहां तक जो घूम कर गया, यहां तक में कोई भी ऐसे नहीं थे जो मुझे रोकने या मेरे घोड़े को रोकने का प्रयास करते। तो ये जो घोड़ा को छोड़ा गया और ये पूरा राज्य को विस्तार करते हुए जो वापस आया, इसे ही कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ। होता क्या था कि अगर किसी के बीच में, मान लो सपोज करो धनबाद का कोई राजा है, अगर धनबाद का कोई राजा यहां पर मान लो राहुल गांधी है धनबाद का राजा, और ये अगर मान लो यहां पर रोक देने का प्रयास करता है मुझे धनबाद में, और अपने मेरे घोड़े को रोक देता है, तो मुझे संदेशा मिलेगा कि फलनवा नाम का व्यक्ति ने चिलनवा जगह पर रोक दिया है। अब मैं क्या करूंगा कि अब उसके साथ युद्ध का पैगाम भेजूंगा, संदेश भेजूंगा, और युद्ध भूमि में हम दोनों के साथ स्टार्ट होगा युद्ध, और जो जीता वही सिकंदर। तो ये प्रणाली को कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रही होगी अश्वमेघ यज्ञ। तो मैं क्या बताया कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त की जो मुद्रा होती थी, सिक्के होते थे, उस सिक्कों पे अश्वमेघ यज्ञ की सूचना मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे सातवाहन नरेश यज्ञ श्री सातकर्णी, मैं चर्चा कर रहा हूं सातवाहन। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे दूं आप लोगों को। तो जैसे आप लोग पढ़ोगे मगध का उत्कर्ष, उसमें बहुत सारे, मगध की पृष्ठभूमि पे बहुत सारे वंशों ने शासन किया था। जैसा कि मैंने क्लास में बताया था, हसीना मासुका, ऐसे याद रखना है। ह से हर्यक वंश था, सी से शिशुनाग वंश था, न से नंद वंश था, म से मौर वंश था, सु से सुंग वंश था, क से कन वंश था। ठीक है, हसीना मासुका 1 2 3 4 5 6 बचा 6 के बाद क्या होता है दोस्तों? 7। तो मैंने बताया था 6 के बाद 7, और 7 से बनता है क्या? सातवाहन वंश। तो आप लोग बोलोगे सर इसके बिरादरी से अलग क्यों कर दिए, इसके कैटेगरी से अलग क्यों कर दिया आपने? इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र था। बेसिकली जो मगध का क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर, मगध की पृष्ठभूमि पर बना हुआ था ये हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश और कन वंश। लेकिन साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में एक नए वंश का निर्माण होता है जिसका नाम होता है सातवाहन
सातवाहन वंश, जिसका चर्चा मैं अभी आप लोगों को कर रहा हूं। मैं आता हूं अपने पॉइंट पे, ये सारा चीज मैं बताऊंगा आगे, जैसे जैसे हर एक वीडियो को आप देखते रहना, कोरिलेट है एक दूसरे से। तो सातवाहन नरेश, जिसका मैं नाम लिखना चाहूंगा यज्ञश्री सातकर्णी। मातृ प्रधान ये होता था सातवाहन, याद रखना, मैं पहले भी पिछले क्लास में भी बताया हूं। तो सातवाहन नरेश यज्ञश्री सातकर्णी की मुद्रा पर जलयान का चित्र अंकित है। जलयान, किसका चित्र अंकित है? जलयान का चित्र अंकित है, जिससे उसकी समुद्र विजय और व्यापारिक उपलब्धियों का पता चलता है। मतलब जलयान दिख गया तो पता चलता है कि समुद्र की विजय या बोलो इसकी उपलब्धि, समुद्र विजय या उपलब्धि की जानकारी मिलती है। मतलब ये जो सातवाहन शासक थे, इसका आधिपत्य था किस पर? समुद्र पर, क्योंकि जलयान, इससे प्रेमी पता चलता है कि जलयान प्रेमी था। मैंने बताया जैसे समुद्रगुप्त था, बिना वजन करते हुए बिना प्रेमी हुआ, तो उसी प्रकार यहां पर जलयान की आकृति थी। मतलब ये समुद्र के विजय या उपलब्धियों का द्योतक है। कनिष्क के सिक्कों में आप देखोगे कि उसके बौद्ध धर्म में आस्था का पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक शख्स है जिसका नाम मैं ले रहा हूं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अच्छे से समझना दोस्तों, इसके बारे में मैं एक दो पॉइंट पहले आप लोगों को बता दूं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, देखो यहां विक्रमादित्य बहुत सारे इतिहास में देखोगे कि लगभग 14-15 ऐसे इतिहास में शासक हुए जिनके नाम के साथ विक्रमादित्य की उपाधि लगी, और उसमें से प्रसिद्ध विक्रमादित्य जो था वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश का एक शासक था। चंद्रगुप्त एक्चुअल में इसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, लेकिन जब शक, मैंने बताया था अभी कि आर्यों का आक्रमण हुआ, ईरानियों का आक्रमण हुआ, यूनानियों का आक्रमण हुआ, शक आए, पार्थियन आए, पहलव आए, कुषाण आए, हून आए, बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में समय समय पर आक्रमण होते रहा। और उसमें आक्रमणकारी में एक आक्रमणकारी था, कौन? शक। वो शक नहीं, याद मत रखना, वो मतलब किसी पे संदेह होने वाला नहीं, ये शक वंश का, जैसे रुद्रदामन वगैरह शक का एग्जांपल है। तो शकों का जब यहां पर आक्रमण हुआ, तो उसी आक्रमण के फलस्वरूप जब शकों को पराजित कर दिया, जो शासक इतिहास में शकों को पराजित किया, हराया, मारा, उसको विजित किया, तब उस शासक के साथ एक उपाधि लगा विक्रमादित्य। सपोज करो मैंने शकों का राजा को पराजित कर दिया, शकों का किसी राजा को पराजित कर दिया, तो शकों को राजा को पराजित करने के उपलक्ष्य में मेरा नाम लगेगा अविनाश चंद्र विक्रमादित्य। मैं अभी अविनाश चंद्र हूं, उसके साथ लगेगा विक्रमादित्य, और जैसे ही विक्रमादित्य लगेगा तो आप समझ लेना कि जरूर सर कहीं ना कहीं कभी ना कभी शकों को पराजित किए हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में विक्रमादित्य इसलिए लगा क्योंकि ये शकों को पराजित किया। अब मैं आता हूं पॉइंट की ओर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोल दो, द्वितीय बोल दो, इसकी व्याघ्र शैली की मुद्राओं से, व्याघ्र शैली मतलब बाघ वगैरह का है ना, व्याघ्र शैली, याद रखना दोस्तों, व्याघ्र शैली की मुद्राओं से उसकी काठियावाड़ के शकों पर विजय की सूची मिलती है। मतलब पता चलता है कि काठियावाड़ जो शुष्क क्षेत्र हो जाता है गुजरात राजस्थान का क्षेत्र में, तो वहां पर शकों पर विजय की सूचना हमें मिलती है। अब यदि फैक्ट्स के ऊपर दृष्टिपात करें तो मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों को लिख दे रहा हूं जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप लोग पढ़ लेना, मैं इसे हटा दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोग देख रहे हो सिक्कों के अध्ययन को क्या करते हैं भाई, तो न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। ठीक है, पहला सिक्का क्या होता था? आहत सिक्का होता था, जिसे और क्या नाम से जानते थे? तो और हम लोग उसे पंचमार्क कॉइन या पंचमार्क कॉइन के नाम से जानते हैं, आहत सिक्के के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सिक्का कौन था, अगर आपसे पूछा जाए सपोज करो कि पहला सिक्का कौन था, तो आप लोग बताओ पहला सिक्का कौन था, जल्दी से बताओ। मैंने अभी जस्ट बताया है पहला सिक्का कौन था, तो आहत सिक्का था। कौन सिक्का था? आहत। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, पंच करके बनाया जाता था, पंचमार्क कॉइन, है ना। अगर आपसे बोला जाए सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण करने, सिक्कों पर लेख और तिथियां, सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा, उत्कीर्ण करने की परंपरा, क्योंकि पहले सिक्के पे लेख और ये सब नहीं लिखा जाता था, तो ये उत्कीर्ण करने की परंपरा और स्वर्ण सिक्का, और स्वर्ण सिक्के जो चलवाने वाले थे वो थे चलाने वाले यूनानी, आप बोल सकते हो, है ना, यूनानी या हिंद, यवन या इंडो ग्रीक। ठीक है, अब मैं अगर तीसरा पॉइंट बोल दूं तो तीसरा पॉइंट आप क्या लोगे? तीसरा पॉइंट है सर्वाधिक सिक्का किसके में चला? सर्वाधिक सिक्का, हर एक प्रकार का सिक्का, सर्वाधिक सिक्का
तो सर्वाधिक सिक्का किस में चला था दोस्तों? मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फोर्थ पॉइंट में कि सबसे अधिक तांबे का सिक्का किसके समय में चला, तो सर्वाधिक तांबे का सिक्का जो चला था वो मौर्य काल में चला था। ठीक है, सर्वाधिक तांबे का सिक्का किसके समय में चला था? मौर्य काल में। अगर पूछा जाए सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके काल में चलाए गए थे, तो याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और यह था कुषाण वंश में, कुषाणों के समय में। ठीक है, अगर पूछा जाए शीशे के सिक्के का प्रचलन, शीशे का सिक्का या सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का अगर पूछ दे, सपोज करो, पहले लिख लो सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का, तो सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का चलाया गया था गुप्त काल में या गुप्त साम्राज्य में, है ना। 7 नंबर में आओ, अगर आपसे पूछा जाए, अभी मैंने बताया शीशे के सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था, तो शीशे का सिक्के का प्रचलन सातवाहनों ने, शीशे के सिक्के का प्रचलन कौन करवाया था? सातवाहनों ने। ठीक है, सिक्के का प्रचलन कौन करवाया था? सातवाहनों ने। इसके अलावा अगर पूछे, देख ये सब एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, शुद्ध अरबी सिक्का किसके समय में चलाया गया था? शुद्ध अरबी सिक्का किसके समय में चला गया था? तो गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद पढ़ोगे आप लोग इल्तुतमिश वगैरह के बारे में। और इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए रुपया नामक सिक्का कौन चलाया? रुपया नामक सिक्का कौन चलाया? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बारे में आप लोग पढ़ोगे जब मुगल काल पढ़ोगे, तो मुगल काल में आपको बाबर पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखो मुगल काल में आप लोग क्या क्या पढ़ोगे? बाबर पढ़ोगे, स्टार्टिंग बाबर से पढ़ोगे, हुमायूं, हुमायूं से पढ़ोगे, सॉरी एच होगा, फिर अकबर, अकबर के बाद पढ़ोगे जहांगीर, जहांगीर के बाद पढ़ोगे शाहजहां, शाहजहां के बाद पढ़ोगे औरंगजेब। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, इसी के बीच में, यानी ये जो हुमायूं था और अकबर था, इसके बीच में आपको हुमायूं के शासनकाल के समय में ही, मतलब आप बोल सकते हो कि बाबर और हुमायूं के बीच में ही आपका एक आएगा शेरशाह सूरी, जिसका मकबरा हमारे बिहार के सासाराम में है ना। तो इसके बारे में मैं और भी क्लियर करूंगा। तो रुपया नामक सिक्का जो चलाया था, कौन चलाया था? शेरशाह सूरी। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो रुपया था, जो आज के डेट में हम लोग का ये रुपया चलता है ना, रुपया, ये सिंबल जो है रुपया, रुपया, ये रुपया सिंबल जो है, हमारा जो रुपया आज के डेट में है, इसको मापदंड के रूप में, मतलब एक मापक के रूप में प्रयोग किया गया था। भारत सरकार ने इसको अडॉप्ट किया था 15 जुलाई 2010 को, याद रखना। 15 करंट में भी आ सकता है, 15 जुलाई 2010 डी उदय कुमार के द्वारा, है ना। यानी 15 जुलाई 2010 को आधिकारिक प्रतीक चिन्ह बनाया गया, और ये IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर थे, IIT गुवाहाटी, सॉरी IIT है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर थे डी उदय कुमार, और ये डी उदय कुमार ने इसको सिंबल को प्रदान किया था। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग बढ़िया से इसको समझ लेना। अगर पहला सिक्का पूछे तो आहत सिक्का या पंचमार्क कॉइन कहते हैं। पहले नाम वगैरह उत्कीर्ण नहीं होता था, लेकिन नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा को, शैली को जन्म दिया था यूनानियों ने। हिंदी अवन या ग्रीक बोल सकते हो आप, या इंडो ग्रीक बोल सकते हो आप, इसने दिया था। और सबसे पहले अगर सोने के सिक्के के रूप में भी आए तो आप हिंदी अवन या ग्रीक के बारे में बोल सकते हो। अगर सर्वाधिक सोने का सिक्का पूछेगा तो गुप्त काल में, अगर शुद्ध सोना का सिक्का पूछेगा तो कुषाणों में। याद रखना दोस्तों, अगर सबसे अधिक सिक्का पूछेगा तो मौर्य काल में, और अगर तांबे का सिक्का पूछेगा तो वो भी मौर्य काल में, शीशे का सिक्का पूछेगा तो सातवाहनों के काल में। अगर आपसे पूछा जाए कि रुपया नामक सिक्का कौन चलाया था, तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। अगर रुपया जो आज के वर्तमान में या शुद्ध अरबी अगर सिक्का पूछा जाए तो इल्तुतमिश ने। और वर्तमान समय में जो रुपया का सिंबल आप देख पा रहे हो कौन दिया था, तो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के एक व्यक्ति थे, एक स्टूडेंट थे, जिसका नाम था डी उदय कुमार। डी उदय कुमार ने इस रुपया सिंबल को प्रदान किया था, और वो सिंबल प्रदान किया था 15 जुलाई 2010 को। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सिक्का के संदर्भ में सारी बातें समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो आपको मेरी वीडियो, हर वीडियो आपको मिलते रहेगी। और विश्वास मानो
जितने भी स्टेट लेवल पीसीएस का एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं, बिहार सचिवालय, झारखंड सचिवालय, किसी भी प्रकार के दरोगा का वैकेंसी, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, पीटी हो, मेंस हो, हर एक चीजों के लिए मैं आप लोगों के लिए तत्पर हूं और हमेशा वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप लोग अभी से स्टार्ट करो और जितने भी वीडियो अगर मेरे नहीं देखे हो तो पिछला सारे वीडियो को अच्छे से देखो और समझो, ताकि आप लोगों को उसमें दिक्कत ना हो। और विश्वास मानो कि ये जो भी मैं आप लोगों को प्रदान कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर लगभग नहीं होगा। और इसके साथ मैं लाइव में टेस्ट शुरू करवाऊंगा और वो लाइव टेस्ट में जरूर आप पार्टिसिपेट करना। और एक विशेष सूचना आप लोगों को दे दूं कि मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अभी स्टार्ट कर रहा हूं, मंडे से ये स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप लोग इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मैसेज करो, 8873422235। और इसके माध्यम से आपको एक सिलेबस दिया जाएगा और सिलेबस के द्वारा आपकी टेस्ट ली जाएगी और उसका डिस्कशन भी किया जाएगा। तो अगर जो भी लोग इच्छुक होंगे इससे जुड़ने के लिए तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अब मैं क्लास को संपन्न करता हूं, अब अगले क्लास में फिर मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।